Hi everyone, welcome to Samajho Learning. This is Rohit Dagar. This is the SMAP initiative. Day 11, Samajho means answer writing program. We're practicing one high quality question every day. If you want to participate, simply subscribe to our YouTube channel, download the Samajho Learning app, join us on Telegram and get started. Right, so आज का question, day 11, was on international relation and diplomacy. The question was, COVID-19 poses a serious threat to years of hard work on multilateralism. Examine considering the current geopolitical challenges concerning India. काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. इस पे काफ़ी लोगों को काफ़ी अच्छी नॉलेज होगी, आई एम श्योर. बट उसको बहुत अच्छे तरीके से आर्टिकुलेट करना बहुत ज़रूरी था. मैंने देखा है काफ़ी स्टूडेंट्स ने एक सिमिलर मिस्टेक की है. उसको हम डिस्कस कर लेते हैं. This was supposed to be answered in 250 words. This carried 15 marks. Right, so let's look at the first special answer of the day. This is from Srishti Singh. A very good answer. A big shout out to you, Srishti. Before we look at the answer, let us understand कि पर्सपेक्टिव क्या होना चाहिए इस आंसर को देखते हुए, इस क्वेश्चन को केटर करते हुए. देखो, क्वेश्चन ये कहता है कि कोविड-19 poses a serious threat to years of hard work on multilateralism. पहला तो पिलर ये हो गया कि आपको मल्टीलैटरलिज्म के बारे में बात करना है. उसके साथ साथ यू हैव टू टॉक अबाउट ईयर्स ऑफ हार्ड वर्क ऑन मल्टीलैटरलिज्म. उसके बाद आपको इस बात के ऊपर आना है कि कोविड-19 ने इस पे कैसे थ्रेट क्रिएट किया है. देन यू हैव टू एग्जामिन द करंट जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस कंसर्निंग इंडिया. तो ओवरऑल आपका आउटलुक कैसा होना चाहिए था. सबसे पहले यू शुड हैव टॉक्ड अबाउट मल्टीलैटरलिज्म. एक बार मल्टीलैटरलिज्म के बारे में बेसिक डेफिनेशन आपने डिस्कस कर ली. उसके बाद यू वुड जंप ऑन टू कॉन्टेक्स्ट बिल्डिंग पार्ट कि किस तरीके से सालों लगाए थे इन बिल्डिंग मल्टीलैटरलिज्म एंड हाउ इट वाज इफेक्टिव. और फिर उसके बाद आप डेवलप करोगे कॉन्टेक्स्ट कि किस तरीके से कंटेम्प्रेरी टाइम्स में ऑल दिस हार्ड वर्क इज फेडिंग अवे. क्या रीजंस है जिसकी वजह से यूनिलैटरलिज्म और प्रोटेक्शनिज्म लेके आ रहे हैं कुछ कंट्रीज एंड अदर कंट्रीज आर फॉलोइंग. Either they are being forced to follow or they are finding opportunities in raising their status in the global arena. उसके बाद आप इस बात के ऊपर आओगे कि अब कोविड-19 आने से ये जो माहौल बना था कंटेम्प्रेरी टाइम्स का, ये किस तरीके से एग्रेवेट हो रहा है, किस तरीके से इंटेंसिफाई हो रहा है. बिकॉज कोविड-19 से मल्टीलैटरलिज्म को इमीडिएट थ्रेट नहीं बना है. कोविड-19 से ये प्रोसेस एस्केलेट हो गया है. एक बार ये कॉन्टेक्स्ट बिल्ड हो गया, देन यू वुड टॉक अबाउट how this shift towards unilateralism, towards protectionism, towards this Cold War 2.0 era is posing a threat to India. और ये जो थ्रेट की जब आप बात करोगे, यहाँ पे आपको स्पेसिफिकली जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस और उन सब चीज़ों के बारे में बात कर रही हैं जिससे कि जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस बन सकते हैं. एंड देन यू टॉक अबाउट द वे फॉरवर्ड कि किस तरीके से हम इससे अवॉइड करके या इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह यूज़ करके इंडिया कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट लेवल. वो आपका वे फॉरवर्ड होना था. काफ़ी स्टूडेंट्स ने कोविड-19 वाला एंगल ठीक से कवर नहीं किया है. कुछ स्टूडेंट्स ने जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस वाला एंगल ठीक से कवर नहीं किया है. इस क्वेश्चन को स्ट्रेट फॉरवर्ड मत समझो. स्ट्रेट फॉरवर्ड जिसने समझा उसने सिंपली मल्टीलैटरलिज्म के बारे में बात किया, उसने सिंपली चैलेंजेस के बारे में बात किया. नो, द क्वेश्चन आस्क्ड अबाउट the years of hard work on multilateralism. This was one pillar. How this was going down and how कोविड-19 एस्केलेटेड दिस इशू. ये 3 पिलर हो गए. फिर चौथा पिलर कि जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस इसकी वजह से क्या बन रहे हैं और क्या बन सकते हैं. दिस इज हाउ यू सपोज टू आंसर दिस. अब यहाँ पर जिक्र यूएस की पॉलिसीज के बारे में भी होगा, किस तरीके से द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन इज मूविंग अवे फ्रॉम दीज मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस. इनकी वैल्यू खत्म करते जा रहा है यूएस, जबकि यूएस की सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी थी आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर टू इंश्योर दैट द peace and stability at the global platform is sustained, because US का सबसे बड़ा रोल था in forming, promoting and supporting these multilateral groups, administration etc. अब US क्या कर रहा है, एक तरफ यूनेस्को से बाहर निकल रहा है, एक तरफ WHO की फंडिंग रोक रहा है, एक तरफ न्यूक्लियर डील से बैकआउट कर रहा है, कहीं पे क्लाइमेट चेंज की डील से बैकआउट कर रहा है. उसको देख देख के फिर EU अपने स्टैंड चेंज करने लग गया है. उसको देख के फिर चाइना आईसीजे की जो रूलिंग्स है ऑन साउथ चाइना सी उनको इग्नोर करने लग गया है. WTO के इश्यूज निकल के आ रहे हैं, ट्रेड वॉर एंड एवरीथिंग. यूएस इज इम्पोजिंग सैंक्शंस, यूएन इज नॉट सेइंग एनीथिंग अबाउट इट, एंड दीज सैंक्शंस आर इवेंचुअली क्रिएटिंग सिचुएशंस फॉर इंडिया. फॉर एग्जांपल, रशिया के ऊपर जो सैंक्शंस लग रहे हैं या ईरान के ऊपर जो सैंक्शंस लग रहे हैं, वो जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस इंडिया के लिए क्रिएट कर रहे हैं. बिकॉज इंडिया की किसी ने भी इस बारे में बात नहीं की कि जो अफगानिस्तान पे फोकस रहा है, इतना इन्वेस्टमेंट हो चुकी है इंफ्रास्ट्रक्चर पे,
चाबहार पोर्ट पे इतनी इन्वेस्टमेंट हो गई थी, अब जब रेल लिंक की बारी आ रही है वहां पे ईरान इतना इन्वॉल्व नहीं कर रहा है इंडिया को. इंडिया इज ऑल्सो बैकिंग आउट टू सम एक्सटेंट, थोड़ा स्नूज पे डाल रहा है इसको, बिकॉज एक तरफ यूएस के साथ अलायंस दिखानी है, एक तरफ ईरान को भी साथ में लेके चलना है, चाइना बीच में आना चाह रहा है ईरान में. एंड इंटरेस्टिंगली नो बडी टॉक्ड अबाउट तालिबान, हाउ यूएस इमीडिएटली रैप्ड अप द तालिबान डील एंड वेंट अवे, जिसकी वजह से इस्लामाबाद का रोल वहाँ पे ज़्यादा हो गया है अफगानिस्तान में, बिकॉज तालिबान का उनसे कनेक्शन ज़्यादा अच्छा है. तो इंडिया को अब इतनी एडवांटेज दिख नहीं रही अफगानिस्तान के अंदर, इसलिए डीले चल रहा है सब चीज़ों पे. एंड द इंडियन कंपनीज आर नॉट टू एडमेंट इन इन्वेस्टिंग इन प्रोजेक्ट्स इनसाइड ईरान एंड अफगानिस्तान, बिकॉज दे फेयर क्या ईरान के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हम पर भी सैंक्शंस लग जाएंगे. तो जियो पॉलिटिकल चैलेंजेस इंडिया के लिए हो रही हैं. सेंट्रल एशिया का एक्सेस चाहिए था, अफगानिस्तान का एक्सेस चाहिए था, पाकिस्तान को कंटेन करना चाह रहे थे, वो सब चीज़ें अभी ढीली होती जा रही हैं. इन एंगल्स की भी बात करनी थी, साउथ चाइना सी के बारे में थोड़ी बहुत बातें करनी थी. नई कोल्ड वॉर 2.0 का जो एरा बन रहा है, इसमें वही जैसे पहले यूएसएसआर और यूएसए का बायपोलरिज्म हो रहा था और उसके बेसिस पे कंट्रीज वर बीइंग फोर्स्ड टू टेक साइड्स, जो साइड दूसरी तरफ होगा उस पर डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्शंस ले रहे थे सुपर पावर्स. वही सिचुएशन अभी यूएस और चाइना केस में भी क्रिएट हो रही है. इफ इंडिया इज मोर अलाइंड टुवर्ड्स यूएसए, चाइना इज टेकिंग अग्रेसिव एक्शंस ऑन बॉर्डर्स, ऑन अदर एस्पेक्ट्स एज वेल. वो कौन से एस्पेक्ट्स हो सकते हैं? इंटरेस्टिंगली यू शुड हैव नॉट मेनी स्टूडेंट्स listed a complete package of points, for example economic confrontations, protectionism, trade investment के point of view से, recessions in major powers, cyber attacks against infrastructure and financial institutions, loss of privacy, government और private institutions के point of view से, internet security नहीं रही है users की, there is loss of trust in media sources, fake news domination, social stratification हो रहा है, domestic political polarization हो रहा है, फिर एनवायरमेंटल इश्यूज भी हैं, वाटर क्राइसिस, डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल इकोसिस्टम, ग्लोबल वार्मिंग, बहुत सारी चीज़ों के ऊपर बात कर सकते थे. इनका जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस भी बन के आ रहा है. एनीवेज, जिनको ये पॉइंट्स अच्छे से कवर करने का मन है, आई लीव अ लिंक इन डिस्क्रिप्शन, वहाँ पर जाओ. समझो उस कॉर्नर में हमने एक स्पेसिफिक पोस्ट किया हुआ है, मल्टीलैटरलिज्म इन द कोविड एरा, वहाँ पे सब कुछ थरली एक्सप्लेन्ड है. सो डू चेक आउट दैट आर्टिकल. इट इज़ अवेलेबल ऑन आवर वेबसाइट, इट इज़ ऑल्सो अवेलेबल ऑन द समझो लर्निंग ऐप. इसके पीडीएफ नोट्स सिर्फ समझो ऐप पर ही मिलेंगे. राइट, तो पहला आंसर देखते हैं, सृष्टि सिंह. सृष्टि का आंसर इसलिए शॉर्टेस्ट हुआ है बिकॉज काफ़ी सारे पॉइंट्स जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था वो कवर्ड हैं. कुछ कमियां हैं जो मैंने डिस्कस किया है अभी, मैंने पहले इसलिए डिस्कस किया बिकॉज बोथ दी आंसर्स हैव सम गुड पॉइंट्स, सम थिंग्स आर लैकिंग. जो कमियां हैं वो पहले डिस्कस कर ली है, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड किस तरीके से और पॉइंट्स इसमें ऐड किए जा सकते हैं. जो अच्छे पॉइंट्स हैं वो पॉइंट आउट कर रहा हूँ, सो दैट अदर व्यूअर्स कैन ऐड दीज पॉइंट्स इन द नोट्स. राइट. Srishti, instead of starting with a definition of multilateralism, immediately jumps on to the COVID-19 angle. अगर आप चाहते तो यहाँ पर डेफिनेशन मल्टीलैटरलिज्म से शुरू कर सकते थे, एक कॉन्टेक्स्ट बिल्ड कर सकते थे टू एक्सप्लेन कि अभी तक कितना हार्डवर्क किया गया है ऑन मल्टीलैटरलिज्म. उसके बाद कोविड-19 का एक एंगल लेके आते, तो आपने शुरुआत का जो पोर्शन है वो स्किप कर दिया है. देन चैलेंजेस टू इंडिया. चैलेंजेस टू इंडिया के टाइम पे ही शी इज ट्राइंग टू डिफाइन द इश्यूज दैट आर बीइंग कॉज्ड बाय कोविड-19. तो ये मिक्स करके लिखा है. मे बी यू कुड हैव रीफ्रेज्ड योर हेडिंग्स टू गिव इट अ मोर क्लियर कॉन्टेक्स्ट बेस्ड ऑन द सीक्वेंस ऑफ डिमांड्स इन द क्वेश्चन. एनीवेज, लेट्स लुक एट द पॉइंट्स. सबसे पहला यूएस चाइना रिफ्ट, कि किस तरीके से यूएस के एक्विजिशन चल रहे हैं कोविड-19 के टाइम पे ऑन बोथ द साइड्स. देन देयर इज फाइट फॉर ग्लोबल हेगेमनी बिटवीन द टू कंट्रीज, जिसकी वजह से जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी वैल्यू कम होती जा रही है, ग्लोबल इकोनॉमी पर फर्क पड़ रहा है. 1/3 ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमी has come down because of these challenges. फिर चाइना की expansionist policies हैं. There is rising pressure of USA on countries to block China and there is global uncertainty. ठीक है. फिर एक पॉइंट में इन्होंने लिख दिया कि UNWTO में भी ये challenges बन के आ रहे हैं. इसको थोड़ा सा और establish कर सकते थे, सभी institutions को एक साथ लिख सकते थे. ये वाला पोर्शन मुझे काफ़ी अच्छा लगा सेकंड पेज में, where she is explaining the effect on global economy and the rise in Chinese expansionism. ये सारे पॉइंट्स को she has explained very well. How it is creating a rift between India's neighbors. China किस तरीके से अलग अलग जगह पर आ रहा है. But the point is that you are talking too much about China. Your focus should have been more on the multilateralism part, जिसमें US का इनिशियल रोल है, उसके बाद फिर चाइना के एंगल पर आते. बिकॉज मल्टीलैटरलिज्म का रोल खत्म होना इज नॉट जस्ट अबाउट चाइना, इट इज़ अबाउट रशिया एज वेल, इट इज़ अबाउट ईरान. सो मेनी कंट्रीज जिनके ऊपर सैंक्शंस हो रहे हैं, जिनकी वजह से मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस फेल हो रहे हैं. यू कुड हैव टॉक्ड अबाउट सीरिया एज वेल. एनीवेज, यहाँ पर आपने अच्छे पॉइंट्स मेंशन किए हैं. द राइजिंग प्रेशर ऑफ यूएसए एंड हाउ इंडिया इज बीइंग पेंटेड एज प्रो यूएस, जिससे इंडिया को काफ़ी इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं. बिकॉज
जो अपने बायलैटरल रिलेशंस थे बाकी कंट्री के साथ वो काफ़ी ख़राब हो रहे हैं, बिकॉज एक ऐसे अलाय के साथ हम बैठे हुए हैं विच इज़ क्रिएटिंग प्रॉब्लम्स फॉर almost every country in the world. Then the uncertainty in the pandemic phase. There are other institutions as well, G7, G20, SCO, Quad, जिनकी रेलेवेंस ख़त्म होती जा रही है या कम हो रही है. ये तो एक शॉर्ट टर्म इफेक्ट है. अभी सब लोग कोविड की वजह से एक आइसोलेटेड कैप्सूल्स के अंदर हैं कंट्रीज. देयर इज नॉट मच पीपल टू पीपल रिलेशन, देयर इज नॉट मच सोशो कल्चरल इंटरेक्शंस, नॉट वेरी हाई amount of trade that is happening between countries because there is loss of livelihood, jobs, employment opportunities कम हो रही हैं, इसलिए वो डिमांड भी थोड़ी गिर रही है हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स की. वो काफ़ी इश्यूज हैं जिसकी वजह से अभी इन ग्रुपिंग्स पे इतना जोर नहीं दिया जा रहा है. बट जितना ज़्यादा ग्लोबल मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस फेल होते हुए आएंगे उतने ज़्यादा रीजनल ग्रुपिंग्स और छोटी ग्रुपिंग्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा. तो ये पॉइंट बहुत ज़्यादा वैलिड नहीं है. इनफैक्ट दिस इज काइंड ऑफ अ रिप्लेसमेंट ऑफ द बिग इंस्टीट्यूशंस. और कोविड वाले पॉइंट में ये लिखना ज़रूरी था कि हाउ देयर वाज एन इशू विच वाज ऑन द राइज एंड कोविड की वजह से जो इंट्रैक्शंस कम हो जाना, ब्लेम गेम बढ़ जाना, टूरिज्म कम हो रहा है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कम होने की वजह से वीज़ाज कैंसिल हो रहे हैं, देयर इज़ लॉस ऑफ रेमिटेंसेज, एवरीथिंग. कुवैत वाला एग्जाम्पल डाल दो. इन सब चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकते थे. एंड देन द सोल्यूशन. काफ़ी स्टूडेंट्स में मैंने देखा है कि यहाँ पर नॉन अलाइंड स्टैंड्स को और सॉलिडिफाई करने की ज़रूरत है. ये लिखा है. लेट मी आस्क यू अ क्वेश्चन. नॉन अलाइंड मूवमेंट इंडिया ने पहले बहुत ज़्यादा ज़ोर शोर से बोला कि वी वांट टू बी नॉन अलाइंड, वी वोंट एंटर इनटू द कोल्ड वॉर फेज. उस टाइम की इंडिया और आज के टाइम की इंडिया में बहुत फ़र्क है. एट दैट टाइम देयर वाज नो इकोनॉमिक सुपीरियोरिटी, देयर वाज नो, मे बी नॉट मच पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस एट द ग्लोबल प्लेटफॉर्म. इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं थी इंडिया की. बट नाउ द रोल इज इंटायरली डिफरेंट फॉर इंडिया. तो क्या हमें यहाँ पर नॉन अलाइंड स्टैंड रखना चाहिए या मल्टी अलाइंड स्टैंड रखना चाहिए टू इंश्योर दैट इंडियन इंटरेस्ट्स रिमेन सुप्रीम. पोलराइज सिचुएशन हो रही है बट इंडिया की जो पोजीशन, जो स्टैंड्स इंक्रीज हो रहा है द ग्लोबल प्लेटफॉर्म, कैन इंडिया बी द नेक्स्ट ग्लोबल मीडिएटर एंड नेगोशिएटर इन द कमिंग टाइम्स. और जो नेगोशिएटर होगा, कंट्री विच हैज दैट स्टेटस टू रिड्यूस और एलिमिनेट टेंशंस बिटवीन कंट्रीज एंड बी ए पीस मेकर, उसको क्या एडवांटेजेस मिलेंगे आने वाले टाइम में. थोड़ा सोचना इस बारे में. थर्ड पॉइंट मेक सेंस कि हाँ, डिप्लोमेटिक डायलॉग ये एक्सप्लोर करने चाहिए, मल्टीपल चैनल्स क्रिएट करने चाहिए, मोर टॉक्स, मोर पीस कीपिंग टॉक्स शुड बी इनेबल्ड. जितना ज़्यादा मिलिट्री स्पेंडिंग कंट्रीज आपस में कर रही हैं उससे एक इम्प्रेशन ये आ रहा है दैट द कमिंग ईयर्स और डेकेड्स वुड नॉट बी वेरी पीसफुल. तैयारी कर रही सब कंट्रीज, फोर्सिंग व्हाट कुड हैपन इन द नियर फ्यूचर. Overall, this is a good answer. I would give this an 8 out of 15. So many things could have been covered, but the overall flow of the answer was good. Next answer is from Simran Kaul. A very good answer, Simran. Big shout out to you. इस आंसर में थोड़ी सी कुछ अलग एस्पेक्ट्स थे, काफ़ी सिमिलर पॉइंट्स हैं. एक तो काफ़ी छोटा लिखा हुआ है, तो इसको देख लेते हैं एक बार. यहाँ पर मल्टीलैटरलिज्म को काफ़ी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है. फिर कोविड-19 का एंगल, ये सब कुछ डेवलप करने के बाद ड्यूरिंग कोविड-19 मल्टीलैटरलिज्म इज वीकेस्ट ड्यू टू अपसर्ज ऑफ नैरो नेशनलिज्म. फिर उसके बाद एजर्शन ऑफ पैरोकियल इंटरेस्ट ओवर द ग्लोबल इंटरेस्ट्स. दिस मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस बिकॉज ये समझना बहुत ज़रूरी है that multilateral institutions over so many decades have thrived only because of the capacity of various countries to sacrifice, to compromise on certain issues for the larger good of the society, of the global community. कभी डेवलपिंग वर्ल्ड ने कॉम्प्रोमाइज़ किया है, कभी डेवलप्ड वर्ल्ड ने कॉम्प्रोमाइज़ किया है. डेवलप्ड वर्ल्ड उस जगह पे कॉम्प्रोमाइज़ करती है जहाँ पर पॉसिबिलिटी है फॉर बेटर वेलफेयर स्कीम्स एंड initiatives in the developing world to ensure better livelihood for the poor, poverty eradication, health, education पे काम करने के लिए. डेवलपिंग वर्ल्ड ने वहाँ पर बीटिंग ली है जहाँ पर environment aspects या global collaboration के केसेस में ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से चाहे उन्हें थोड़ा नुकसान भी हो जाए बट लार्जर इंटरेस्ट फुलफिल हो जाए. तो मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस की एसेंस है सैक्रिफाइस एंड कॉम्प्रोमाइज. अब वो चीज़ें नहीं हो रही हैं. सेल्फ सेंटर्ड आइडियोलॉजी जब हो गई है, कंट्रीज की लार्ज स्केल पे मॉरल एटीट्यूड कम होता जा रहा है जिसकी वजह से अपने लोकल इश्यूज पे ही ज़्यादा फोकस है, ग्लोबल इंटरेस्ट पे ज़्यादा फोकस नहीं है. बिकॉज इवेंचुअली पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज ऐसी हो गई हैं दैट अ कंट्री वांट्स टू प्लीज इट्स ओन पॉपुलेशन टू इंश्योर दैट अ रनिंग गवर्नमेंट कंटिन्यूज टू रन फॉर अ लॉन्गर टाइम. उसी हिसाब से एजेंडा चलाया जाता है इन मीडिया इंस्टीट्यूशंस एंड अदरवाइज. देन पोस्चरिंग ऑफ कॉम्पिटिशन अमंग स्टेट्स रादर देन कोलैबोरेशन. ये काफ़ी अच्छे पॉइंट्स हैं, इनसे काफ़ी चीज़ें समझ में आ रही हैं कि आप आंसर में क्या लिखना चाह रहे हो.
सिंपल 3 लाइन में बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन हो गई. देन द जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस, पैरालिसिस ऑफ WTO, फिर उसके बाद ट्रेड वॉर चाइना US, ये पॉइंट्स आपको लिखने हैं. कुछ पॉइंट्स मिसिंग हैं जो मैंने पहले डिस्कस किए हैं, उनको इन कॉन्टेक्स्ट में आप डाल सकते हो. मैनी डेवलप्ड कंट्रीज हैव जुरिसडिक्शन एंड कंट्रोल ओवर ग्लोबल सप्लाई चेन. ये पॉइंट मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या कहना चाह रहे हो. आई थिंक यू आर टॉकिंग अबाउट कि ट्रांसपेरेंसी चाइना की कम होती जा रही है, जिसकी वजह से डेवलपिंग कंट्रीज आर लुकिंग फॉर अदर एस्पेक्ट्स. बट रीडिंग दिस डज नॉट गिव एन इंप्रेशन कि आप ये समझाना चाह रहे हो. मे बी इट कुड बी सिली मिस्टेक. एनीवेज, फिजिकल डेफिसिट का एंगल लाना भी ठीक है यहाँ पर, जिसकी वजह से इन्वेस्टमेंट नहीं कर पा रहा है इंडिया इन द आउटसाइड वर्ल्ड, विच इज लीडिंग टू मिस्ड अपॉर्चुनिटीज. India has an opportunity to emerge as a global mediator and shift from non-aligned to multi-aligned. Then you're talking about the other multilateral agreements that India has other than the global agreements. And then the way forward. Overall, this is a good answer. बहुत सारे points missing हैं. I would suggest all of you should read the link that I'm providing in description. या सिंपली समझो लर्निंग ऐप पर जाओ और वहाँ पर इंटरनेशनल रिलेशंस वाले सेक्शन में इनसाइड समझो's कॉर्नर फाइंड एन आर्टिकल कॉल्ड मल्टीलैटरलिज्म इन द कोविड एरा. यूल फाइंड ऑल द रिलेवेंट पॉइंट्स एंड अंडरस्टैंड द कन्वर्जन दैट यू आर सपोज्ड टू प्रोवाइड इन सच आंसर्स. आई वुड गिव दिस अ 7.5 आउट ऑफ 15. ऐसे आंसर्स में 11-12 लाने के लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट मारना पड़ता है. क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट को सही तरीके से समझना पड़ता है. Right, so these are the 2 answers that we were supposed to discuss today. Those of you who want to participate, सभी links description में हैं. फटाफट ज्वाइन कर लो and subscribe to the channel. I hope that you enjoyed watching this video. See you in the next one. Thank you.